हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं गर्भवती की देखभाल। गर्भवती की देखभाल जैसे कि मैंने आपको सुबह में एक पोस्ट वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था गर्भवती महिला से ही आपके करीब 10-12 क्वेश्चन बनेंगे सीधे सीधे। तो ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले भी मैं कई गर्भवती महिलाओं के वीडियो लेके आई हूँ और फरवरी फर्स्ट वीक में गर्भवती महिला के करीब 1000 MCQ ग्रुप में उपलब्ध कराऊंगी हम जीतेंगे बैच में। बस वही करना है आपको, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा इसमें वो क्वेश्चन भी रहे हैं जो पिछले मतलब जो सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 2014 से 17 में, वो क्वेश्चन भी इनमें कवर किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में एनीमिया किसको बोलते हैं? गर्भावस्था में एनीमिया क्या कहलाता है? कितने ग्राम से अगर जो हीमोग्लोबिन होता है वो कम होता है तो वो एनीमिया कहलाता है? 8 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होता है, 9 ग्राम से, 10 ग्राम से या 11 ग्राम से? तो देखो, गर्भावस्था में 3 तिमाही होती हैं। गर्भावस्था में हम जानते हैं कि 3 तिमाही होती है, पहली और दूसरी। तो जो पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है, तो पहली और तीसरी तिमाही में जो हीमोग्लोबिन है 11 से ज़्यादा होना चाहिए और दूसरी तिमाही में 10 से 11 तक चल सकता है। मैं दूसरी तिमाही में थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन पहली और तीसरी तिमाही में 11 तक होना चाहिए। अब यहाँ पे एनीमिया कब होता है? एनीमिया मतलब होता है खून की कमी। एनीमिया को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया मतलब होता है खून की कमी। अब जब गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम हो जाता है तो हम उसको गर्भावस्था में एनीमिया बोलते हैं। अब ये तो हो गया जब एनीमिया। अगर छत्तीसगढ़ सुपरवाइजर में एक क्वेश्चन पूछा था कि गंभीर एनीमिया क्या होता है, गर्भवती महिला का गंभीर एनीमिया क्या होता है, तो गंभीर एनीमिया तब होता है जब 7 ग्राम प्रति डेसीलीटर से हीमोग्लोबिन कम होता है। कितना? जब 7 ग्राम प्रति डेसीलीटर से हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसको हम बोलते हैं गंभीर एनीमिया। जब 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर से होता है तो केवल उसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। और जब क्या होता है, 7 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? गंभीर एनीमिया बोलते हैं। और ये क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ सुपरवाइजर में पूछा गया था। WHO ने बताया है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उन्होंने बताया है कि गर्भवती महिलाओं में जिनमें पहली और तीसरी तिमाही में हीमोग्लोबिन का स्तर 11 से कम हो और दूसरी तिमाही में 10.5 से कम हो या 10 से कम हो तो वो महिलाएं एनीमिक कहलाती हैं। मतलब पहली और तीसरी तिमाही में हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, तो अगर 11 से कम होता है तो वो हीमोग्लोबिक कहलाती हैं। और दूसरी तिमाही में अगर 10.5 से कम होता है तो वो एनीमिक कहलाती हैं। ठीक है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? जैसे कि पीले त्वचा हो जाती है, ओंठ सूख जाते हैं, नाखून बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, ध्यान केंद्रण में भी परेशानी पड़ती है। ये सारी चीज़ें गर्भवती महिलाओं में होती हैं। आयरन की कमी से हो जाता है ये रोग। तो गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितना आयरन चाहिए? 40 मिलीग्राम एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन आयरन चाहिए है। कितना आयरन गर्भवती महिला को चाहिए है? प्रतिदिन 40 मिलीग्राम जो है आयरन महिला को चाहिए है, ताकि उसका जो ब्लड है वो अच्छे से बन पाए। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे कि एक सामान्य महिला को कितना आयरन चाहिए? तो एक सामान्य महिला को 27 मिलीग्राम आयरन चाहिए। एक सामान्य पुरुष को कितना चाहिए? 19 मिलीग्राम आयरन एक सामान्य पुरुष को चाहिए है। और एक धात्री महिला को कितना चाहिए है? धात्री महिला जो कि स्तनपान कराने वाली महिला है, उसको कितना चाहिए होता है? उसको 23 मिलीग्राम जो है आयरन चाहिए होता है। हीमोग्लोबिन जो कि ग्लोबिन नामक प्रोटीन से बना होता है, लाल रक्त कोशिकाओं का होता है। हीमोग्लोबिन का स्तर एक दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होता है। तो याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल्स और अस्थि मज्जा से ये मिलकर बना हुआ होता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है? पुरुष की बात करें तो एक जो स्वस्थ पुरुष होता है उसको 13 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर या प्रति 100 मिलीलीटर आवश्यक होती है। महिला को 12 से 15 होती है और पुरुष को 13 से 18 होती है। याद रखना, पुरुष को 13 से 18 और महिला को कितनी होती है? 12 से 15 होती है। ये एक सामान्य व्यक्ति की बात है, जबकि एनीमिया अगर हो जाता है तो वो 11 से कम होता है। ठीक है, गर्भवती महिला में। एक और फैक्ट इससे संबंधित पूछा जाता है कि 1 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन हो, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में आयरन कितना होता है? तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में
0.33% आयरन होता है। अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन शरीर में बनना है तो उसमें आयरन की कितनी मात्रा होगी? 0.33% आयरन होता है। याद रखना, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 0.33% आयरन होता है। हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग होता है और ये अलग व्यक्ति की उम्र पर भी निर्भर करता है। पुरुषों में मैंने बताया 13.5 से 18 तक सामान्य मान लो और महिला में 12 से 15 सामान्य मान लो। आयरन का इस्तेमाल जितना ज़्यादा अच्छे से करोगे उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनेगा। अगर जैसे कि 1 लीटर खून में कितना हीमोग्लोबिन होता है तो 120 ग्राम प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर अगर खून है तो उसमें 120 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया के लक्षण क्या है? थकान होना, सांस फूलना, चक्कर आना, उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कुल गर्भावस्था में लगभग कितने प्रतिशत मामलों में एक्लैम्सिया के या प्री एक्लैम्सिया के लक्षण मिलते हैं? कुल गर्भावस्था में लगभग कितने प्रतिशत मामलों में प्री एक्लैम्सिया के लक्षण मिलते हैं? प्री एक्लैम्सिया क्या होता है? प्री एक्लैम्सिया होता है कि जैसे कि किसी को जैसे कि बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाना, महिला का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मतलब अगर नॉर्मली तो हम बोलें तो 140 तक तो नॉर्मली रहता है ना, 140 तक तो रहता है, लेकिन अगर ये इससे भी ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि 160 हो जाए, 180 हो जाए तो बीपी ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा मूत्र से प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, मूत्र से प्रोटीन ज़्यादा मतलब पसीना आता है, घबराहट होती है, तो ये सारी स्थिति जो होती है प्री एक्लेम्सिया में आती है और ज़्यादातर महिलाओं में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। देखो, पहली स्थिति होती है प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया के बाद में जब ये लक्षण बढ़ जाता है तो उसको हम एक्लेम्सिया बोलते हैं। प्री एक्लेम्सिया के बाद जब वो लक्षण बढ़ जाता है तो उसके बाद उसको हम क्या बोलते हैं? एक्लेम्सिया बोलते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान होने वाला एक गंभीर विकार होता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, पेशाब में प्रोटीन आने लगता है ना। उसके अलावा महिला को दौरे भी पड़ने लगते हैं, सिर दर्द होता है, हाथ पाँव में सूजन आ जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई आनुवंशिक कारण भी हो सकता है, दवाओं का ज़्यादा मात्रा में लेना, प्लेसेंटा भी इसका कारण हो सकता है। तो बहुत सारे इसके अलावा दौरे रोकने के लिए नसों में मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। मतलब ये प्री एक्लेम्सिया को रोकने के लिए क्या दिया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि प्री एक्लेम्सिया की स्थिति में जब दौरे पड़ते हैं तो महिलाओं को कौन सा ट्रीटमेंट सबसे पहले दिया जाता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है यदि महिला को दौरे पड़ते हैं, उसको प्री एक्लेम्सिया की स्थिति बन जाती है। और प्री एक्लेम्सिया जब बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति पे पहुंच जाती है तो क्या हो जाता है? तो उसको हम बोलते हैं एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया क्या होता है? एक्लेम्सिया ही प्री एक्लेम्सिया को एक्लेम्सिया। अब आपसे पूछें, एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि ऐसी कौन सी स्थिति है जो एक्लेम्सिया को प्री एक्लेम्सिया से अलग करती है? क्या एक लक्षण ऐसा होता है? तो उसको हम बोलते हैं सेयूरेज। क्या बोलते हैं? सेयूरेज एक ऐसा लक्षण होता है जो दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा दौरे पड़ना। और दौरे आमतौर पर प्री एक्लेम्सिया यानी महिलाओं में आते हैं, किसी अन्य कारणों से नहीं आते हैं। तो दौरे जो होते हैं वो प्री एक्लेम्सिया में आते हैं, एक्लेम्सिया में नहीं होते। तो दौरों को ही हम बोलते हैं सेयूरेस। क्या बोलते हैं? सेयूरेस बोलते हैं। इसका मतलब होता है दौरे पड़ना। और दौरे पड़ना किस में होता है? दौरे पड़ना प्री एक्लेम्सिया में होता है। दौरे पड़ना किस में होता है? प्री एक्लेम्सिया में होता है। इसके अलावा जो प्री एक्लेम्सिया होता है ये 20वें सप्ताह से ज़्यादा में दिखने लगता है। 20वें सप्ताह के बाद की महिलाओं में दिखने लगता है। बीपी जो होता है इसमें इस समय 140/90 से ज़्यादा होने लगता है। इसके अलावा जो एक्लेम्सिया वाली जो स्थिति होती है, जो एक्लेम्सिया होता है, इसमें जैसे प्री एक्लेम्सिया में दौरे आते हैं, वो निकलने लगता है, मूत्र से प्रोटीन निकलने लगता है। और जैसे जैसे एक्लेम्सिया की स्थिति होती है तो महिला की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में दौरे आने लगते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया में।
कि प्री एक्लेम्सिया के लक्षण दौरे से स्टार्ट होते हैं और एक्लेम्सिया में ये पूरी तरह से दौरे में बदल जाते हैं, मतलब दौरों से ही हम एक्लेम्सिया को पहचानते हैं। इसके अलावा सूजन पड़ जाती है, मितली और उल्टी होती है, ये सारी चीज़ें भी हमको इसमें देखने को मिलती हैं। अब आपसे पूछें कि कितने प्रतिशत लोगों में ये दिखने को मिलता है, तो 4 से 6% लोगों में ऐसा देखने को मिलता है। आपसे पूछें कि प्री एक्लेम्सिया में बीपी कितना हो जाता है, 140/90 से ज़्यादा हो जाता है। आपसे पूछें कि ये किस सप्ताह के बाद स्टार्ट होता है, 20वें सप्ताह के बाद स्टार्ट हो जाता है और कम से कम 6 घंटे में उच्च रक्तचाप होता रहता है, मतलब हर 6 घंटे में देखें तो हर 6 घंटे में उच्च रक्तचाप या हाई बीपी इसमें हो जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में बीपी, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर इसमें हर 6 घंटे में दिखने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्लेम्सिया के लक्षण क्या है। अभी अपन ने पढ़ा है एक्लेम्सिया के लक्षण क्या है कि उच्च रक्तचाप होना, दौरे आना, प्रोटीनूरिया, उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही क्या हैं, एक्लेम्सिया के लक्षण हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है, पेल्विस की चारों संधियाँ अस्थियाँ कितनी संधियों से आपस में जुड़ती हैं। पेल्विस की जो चारों अस्थियाँ होती हैं वो कितनी संधियों से आपस में जुड़ती हैं, ये आपको बताना है। तो ये चार अस्थियों से आपस में जुड़ती हैं। पेल्विस क्या होता है, पेल्विस को हिंदी में श्रोणि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रोणि बोलते हैं पेल्विस को। जैसे कि महिला का जो हिस्सा होता है ना, जो ये इस प्रकार का जो हिस्सा होता है जहाँ पर बच्चा होता है, इसको हम पेल्विस वाला भाग बोलते हैं। इसमें चार हड्डियाँ जो होती हैं 4 जोड़ों से जुड़ी होती हैं। ये कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, सबसे पहले ये पता कर लो। एक होती है एलियम, एक हड्डी होती है एलियम, एक होती है इस्चियम, एक होती है एलियम, एक होती है इस्चियम, एक होती है प्यूबिस। एलियम, इस्चियम, प्यूबिस और पेल्विक गर्डल। और कौन सी, पेल्विक गर्डल। ये 4 हड्डियां होती हैं। आपसे पूछ सकते हैं पेल्विस में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 4 हड्डियां होती हैं। और ये कितने जोड़ों से जुड़ी होती हैं, कितनी संधियों से जुड़ी होती हैं, तो ये 4 ही संधियों से जुड़ी होती हैं। संधियों का नाम क्या होता है, एक तो होता है लंब्रोसेकल जोड़, एक होता है सैक्रोइलियक जोड़, एक होता है सैक्रोकोकसीगल जोड़, एक होता है हिप और एक होता है प्यूबिक सिम्फिसिस जोड़। ये हड्डियों से जुड़ा हुआ होता है। तो पेल्विक हड्डियाँ पेल्विक गर्डल का ही हिस्सा होती हैं। पेल्विक गर्डल टांगों की हड्डियों से जुड़ा हुआ होता है। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस और पेल्विक गर्डल ये हड्डियाँ होती हैं पेल्विस की। इलियम जो हड्डी होती है वो इस प्रकार से एक पंखा जैसी जो हड्डियाँ होती है उसको हम इलियम बोलते हैं और ये कूल्हे की हड्डी का हिस्सा होती है। प्यूबिस जो होता है वो कूल्हे की हड्डी का अगला हिस्सा होता है। प्यूबिस क्या होता है, कूल्हे की हड्डी का अगला हिस्सा होता है। यहाँ पे आपको बस इतना ही याद रखना है अभी कि पेल्विस की चारों अस्थियाँ जो होती हैं कितनी संधियों से जुड़ी हुई होती हैं, 4 संधियों से जुड़ी हुई होती हैं। कितने की, 4 संधियों से जुड़ी हुई होती हैं। और हड्डी कुल कितनी होती हैं, 4 ही होती हैं। इलियम होती है, इस्चियम होती है, ठीक है, प्यूबिस होती है। ये इस प्रकार से 4 हड्डियां होती हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस और पेल्विक गर्डल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणीय कपाल का अग्र फॉन्टेनल कितने माह में बंद हो जाता है। भ्रूण में कपाल जो होता है, उस भ्रूण का जो सिर होता है उसका फॉन्टेनल जो होता है वो एक छोटी सी उभार टाइप से दिखता है, वो कितने माह में अपने आप बंद हो जाता है, तो वो 18 महीनों में अपने आप बंद हो जाता है। भ्रूणीय कपाल का अग्र फॉन्टेनल कितने माह में बंद हो जाता है, 18 माह में वो बंद हो जाता है। अगला है, गर्भस्थ शिशु की सामान्य प्रस्तुति क्या है। गर्भस्थ शिशु की जो सामान्य प्रस्तुति होती है वो क्या है, सिफेलिक है, ब्रीच है, कंधा है या घुटना है। सिफेलिक है, ब्रीच है, कंधा है या घुटना है, तो उसको हम बोलते हैं सिफेलिक। सिफेलिक को हम बोलते हैं गर्भस्थ शिशु की सामान्य गर्भ प्रस्तुति। गर्भस्थ शिशु की सामान्य गर्भ प्रस्तुति सिफेलिक है। देखो सिफेलिक प्रस्तुति में क्या होता है कि शिशु का जो सिर होता है वो नीचे की ओर होता है और ये प्रसव के लिए सबसे अच्छी स्थिति होती है। सिफेलिक स्थिति क्या होती है, जो सिर होता है वो नीचे की ओर होता है, तो नीचे सबसे ज़्यादा जो अच्छी स्थिति होती है ये वही होती है। इसको हम पोस्टीरियर अवस्था भी बोलते हैं। 2 प्रकार की अवस्था होती हैं प्रसव की, एक होता है पोस्टीरियर और एक होता है डिस्टीरियर। जो पोस्टीरियर अवस्था होती है गर्भस्थ शिशु की सबसे सामान्य गर्भ स्थिति प्रेजेंटेशन होता है, सबसे सही स्थिति होती है ये गर्भस्थ शिशु की। तो गर्भस्थ शिशु की सामान्य गर्भ जो ज़्यादातर लोगों में होती है
सेफेलिक प्रस्तुति को हम ओसीसी पुट एंटीरियर प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओसीसी पुट, ओसीसी पुट एंटीरियर प्रेजेंटेशन, ओसीसी पुट एंटीरियर प्रेजेंटेशन भी इसको बोलते हैं गर्भस्थ शिशु की सामान्य गर्भ स्थिति को। ज़्यादातर शिशु गर्भावस्था के 36 हफ्ते तक सेफेलिक प्रस्तुति में आ जाते हैं। कब आ जाते हैं? अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि गर्भस्थ शिशु जो होते हैं किस सप्ताह तक सेफेलिक प्रस्तुति में आ जाते हैं, मतलब उनका जो सर होता है वो कब बिल्कुल नीचे की तरफ, जो गर्भाशय की तरफ, गर्भाशय ग्रीवा की तरफ आने लगता है, तो ये 36वें सप्ताह तक आने लगता है। 36वें वीक में गर्भस्थ शिशु का जो सिर है वो कहाँ आने लगता है? नीचे आने लगता है। और ज़्यादातर शिशु 36वें हफ्ते तक में ही इस स्थिति में आ जाते हैं और इनकी सिर नीचे की ओर होता है और ठोड़ी क्या होती है? छाती से सटी हुई होती है। शिशु का सिर जन्म नहर से आसानी से नीचे आ जाता है, मतलब गर्भाशय की ग्रीवा से आसानी से नीचे आ सकता है। तो इस चीज़ को याद रखना। क्या होता है? सेफेलिक स्थिति कब होता है? जब शिशु का सिर जो होता है कहाँ पे होता है? नीचे की ओर होता है और पैर वगैरह कहाँ होते हैं? ऊपर की ओर होते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीपिटोफ्रंटल, ऑक्सीपिटोफ्रंटल डायमीटर की लंबाई क्या होती है? अब ये ऑक्सीपिटो क्या होता है आपसे ये भी पूछ सकते हैं। ये ऑक्सीपिटो क्या होता है और इसके डायमीटर की लंबाई क्या होती है? ये खोपड़ी होती है, जो खोपड़ी का आधार होता है, खोपड़ी होती है, उसको हम ऑक्सीपिटोफ्रंटल बोलते हैं। इसके डायमीटर की लंबाई कितनी होती है? जन्म के समय जब बच्चे का मस्तिष्क आता है तो मस्तिष्क का जो फ्रंट का जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटोफ्रंटल। ये ललाट या मस्तिष्क का एक प्रस्तुत शब्द है। जन्म के समय मस्तिष्क किस रूप में रहता है, उसके पूर्व काल की जो स्थिति होती है उसको हम ऑक्सीपिटोफ्रंटल बोलते हैं। और इसका डायमीटर कितना होता है ये पूछा है। 9.5 सेंटीमीटर होता है, 10.5 होता है, 11.5 होता है या 12.5 होता है। तो इसका हो जाएगा ऑक्सीपिटो जो फ्रंटल होता है उसके डायमीटर की लंबाई कितनी होती है? 11.5 सेंटीमीटर होती है। ऑक्सीपिटो फ्रंटल की लंबाई कितनी होती है? 11.5 सेंटीमीटर होती है इसकी लंबाई। डायमीटर मतलब क्या होता है? व्यास होता है। और तो ये कितना होता है? व्यास इसका कितना होता है? तो ये होता है 11.5 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। ये गर्भाशय के फंडस और शरीर के बीच के मायोमीटर से होकर गुजरता है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। मेनली आपको अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, अकेले आपको जो नॉर्मल एमसीक्यू पूछे जाते हैं वही आपसे पूछा जाएगा। तो आपसे पूछेंगे कि ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर की लंबाई कितनी होती है? 11.5 सेंटीमीटर होती है। क्या होता है ऑक्सीपिटो फ्रंटल? बच्चे का मस्तिष्क जो होता है, जो बाहर आने वाला होता है, उसका जो व्यास होता है वो इस पर नापा गया है। तो कितना होता है? 11.5 सेंटीमीटर होता है। अगला है मेटोवेंट्रिकल डायमीटर की लंबाई कितनी होती है? अपन ने ऊपर पढ़ा है ऑक्सीपिटोफ्रंटल डायमीटर, यहाँ पे है मेटोवेंट्रिकल डायमीटर की लंबाई कितनी होती है? 14 सेंटीमीटर होती है। मेंटोवर्टिकल डायमीटर, इसकी लंबाई कितनी होती है? 14 सेंटीमीटर होती है। ये क्या होता है? सिर का जो सबसे लंबा वाला जो भाग होता है उसको हम मेट्रोवेंट्रिकल बोलते हैं। सिर का सबसे लंबा आगे का और पीछे का भाग जो होता है, इस प्रकार का जो आगे और पीछे का टोटल जो भाग होता है। अभी हमने ऊपर डायमीटर पढ़ा, डायमीटर हमने इतना हिस्सा पढ़ा, आधा हिस्सा, और जो ऊपर से नीचे तक का पूरे जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? वो 14 सेंटीमीटर होती है। इसे शीर्ष से ठुड्डी तक नापा जाता है। बच्चे के शीर्ष से जो ठुड्डी तक का नाप होता है, ये जैसा सिर है, यहाँ से यहाँ तक का जो नाप होता है वो होता है मेंटोवर्टिकल। तो मेंटोवर्टिकल ये बच्चे का साइज होता है जब बच्चा होता है। भ्रूण की खोपड़ी का जो सबसे बड़ा व्यास होता है उसको हम बोलते हैं सब मेंटोवर्टिकल। सब मेंटोवर्टिकल क्या होता है? भ्रूण की खोपड़ी का सबसे ज़्यादा बड़ा, जो सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है, सबसे बड़ा जो व्यास होता है वो ये कहलाता है। इसके अलावा एक होता है सब सीपेटोमेंट्रिक, वो 9.4 सेंटीमीटर होता है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि भ्रूण की खोपड़ी का सबसे बड़ा व्यास क्या कहलाता है? तो ये मेंट्रोवर्टिकल ही कहलाता है। आपसे पूछे मेंट्रोवर्टिकल क्या होता है, तो भ्रूण की खोपड़ी का सबसे बड़ा व्यास जो होता है वो क्या कहलाता है? मेंट्रोवर्टिकल कहलाता है। इसको लिख लो, भ्रूण की खोपड़ी का सबसे बड़ा व्यास
भ्रूण की खोपड़ी का सबसे बड़ा व्यास क्या कहलाता है? तो भ्रूण की खोपड़ी का सबसे बड़ा व्यास क्या कहलाता है? मेंट्रोवर्टिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? मेंट्रोवर्टिकल कहलाता है। और ये क्या होता है, 11 से 14 सेंटीमीटर तक फैला होता है। ये 11 से 14 सेंटीमीटर तक ये बड़ा होता है, मतलब औसतन ये 11.5 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम ये 14 सेंटीमीटर होता है। तो याद रखना कि ये इस भ्रूण की खोपड़ी का सबसे बड़ा व्यास क्या कहलाता है? मेंट्रोवर्टिकल होता है या कपाल होता है। इसके आगे पीछे आगे के भाग को अग्र बोलते हैं, पीछे के भाग को पश्च बोलते हैं। एक सब मेंट्रोवर्टिकल होता है जो मुंह और गर्दन के तल पर फैला होता है, एक सब मेंट्रोवर्टिकल होता है। तो ये सारे ही फैक्ट याद रखिएगा। सबसे बड़ा क्या होता है? मेंट्रोवर्टिकल होता है, और मेंट्रोवर्टिकल ही आपसे पूछ सकते हैं। एक वर्टिकोमेंटल होता है, ये मेंट्रोवर्टिकल है, एक वर्टिकोमेंटल होता है, वो लगभग 13.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले मेंट्रोवर्टिकल डायमीटर की लंबाई कितनी होती है? तो 11 से 14 सेंटीमीटर होती है। आपसे पूछेंगे कि भ्रूण की खोपड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो भ्रूण की खोपड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा मेंट्रोवर्टिकल होता है। भ्रूण की खोपड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? भ्रूण की खोपड़ी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो मेंट्रोवर्टिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? मेंट्रोवर्टिकल कहलाता है भ्रूण की खोपड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा। अगला क्वेश्चन है, अब ये फिर वही उस जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि बाई टेम्पोरल क्या होता है, या बाई पैरिएटल क्या होता है, या जो मेंट्रोवर्टिकल क्या होता है। यहाँ आ रहा है कि बाई टेम्पोरल डायमीटर की लंबाई कितनी होती है? बाई टेम्पोरल डायमीटर की लंबाई कितनी होती है? जहाँ पे ये टेम्पल आ गया, या जहाँ पे ये टेम्पल आ गया, इससे समझ लो कि ये जो टेम्पल क्या है, ये मतलब खोपड़ी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम किसकी खोपड़ी की बात कर रहे हैं? हम एक भ्रूण की खोपड़ी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम भ्रूण की खोपड़ी की बात कर रहे हैं। तो बाई टेम्पोरल को हम बोलते हैं सब मेंट्रोवर्टिकल इसको बोलते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? ये लगभग 10 से 11.5 सेंटीमीटर तक होता है। कितना होता है? 10 से 11.5 सेंटीमीटर तक होता है। बाई टेम्पोरल की डायमीटर की लंबाई कितनी होती है? 10 से 10.5 सेंटीमीटर ये होती है बाई टेम्पोरल की लंबाई। अगला है सब पैराइटल की लंबाई कितनी होती है? सब पैराइटल जो डायमीटर है वो 8.5 सेंटीमीटर की होती है। सब पैराइटल डायमीटर की लंबाई कितनी होती है? 8.5 सेंटीमीटर होती है सब पैराइटल डायमीटर की लंबाई। सब पैराइटल डायमीटर की लंबाई कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर के लगभग होती है, याद रखिएगा। इसका एक पूरा एक चार्ट बनाकर भी मैं बता दूंगी, तो आपको ये याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अलग अलग क्या है, खोपड़ी के भाग होते हैं, जो याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो ये पूछ सकते हैं खोपड़ी के अलग अलग भाग को। जिस प्रकार से बच्चे की खोपड़ी बाहर निकली रहती है, तो यहाँ से नापेंगे, यहाँ से नापेंगे, यहाँ से नापेंगे, इस प्रकार अलग अलग नाप से ये पूछ सकते हैं। तो सब पैराइटल डायमीटर की लंबाई कितनी होती है? सब पैराइटल डायमीटर की लंबाई होती है 8.5 सेंटीमीटर। कितनी? 8.5 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, महिला पेल्विस जो है वो कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? 4 हड्डियों से मिलकर बना होता है। अभी मैंने आपको चारों हड्डियां बताई थी। महिला पेल्विस की 4 हड्डियां। एक क्या होता है? इलियम होता है, जो पंखे के आकार का होता है। दूसरी क्या होती है? इस्चियम होती है। एक होता है इलियम, एक होता है इस्चियम, एक होता है प्यूबिस। क्या होता है? एक प्यूबिस होता है। और एक होती है त्रिकास्थी। एक क्या होता है? त्रिकास्थी। इस प्रकार से 4 हड्डियों से मिलकर बना होता है। जो पेल्विस होता है उसको हम श्रोणी भी बोलते हैं। महिला का जो निचला हिस्सा होता है उसको हम श्रोणी भी बोलते हैं। पेट और जांघों के निचला हिस्सा होता है, कमर को सहारा देता है, पैरों को ढकता है। रीढ़ से जो निचले अंग होते हैं उनको स्थानांतरित करने में मदद भी करता है। इलियम जो होती है पेल्विस की सबसे बड़ी हड्डी होती है। आपसे पूछेंगे पेल्विस की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो पेल्विस की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो इलियम होती है। इलियम क्या होती है? पेल्विस की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये आपसे याद रखना, आपसे पूछेंगे
कि पेल्विस की सबसे बड़ी हड्डी महिलाओं में कौन सी होती है, इलियम होती है। और ये कूल्हे की हड्डी का जो चौड़ा भाग कुछ कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से जो हड्डी होती है उसका ये जो चौड़ा वाला भाग होता है वो ये इलियम कहलाती है। उसके नीचे प्यूबिस होती है जो कूल्हे की हड्डी का निचला हिस्सा होती है, और पेल्विस के बीच की हड्डी होती है। इस्चियम जो होती है पूरे कूल्हे को बनाने में मदद करती है। उत्तरकास्थी क्या होती है, उसको आकार देती है, जो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है क्या करती है, उसको आकार देती है। तो आपको याद रखना है कि पेल्विक हड्डियां महिलाओं में कितनी होती हैं, 4 होती हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस और त्रिकास्थी। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस और त्रिकास्थी नाम से महिलाओं की 4 हड्डियां होती हैं। इसको हम गायनोकॉइड पेल्विस भी बोलते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी आपको याद रखना है जो इलियम होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। कौन सी, इलियम जो होती है ना वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, इनोमिनेट अस्थि के कितने भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनोमिनेट अस्थि जो होती, इनोमिनेट अस्थि होती क्या है, ये होती है कूल्हे की हड्डी। इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कूल्हे की हड्डी। अगर लेकिन इंग्लिश में आ गया तो आप कैसे कर पाओगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इनोमिनेट हड्डी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कूल्हे की हड्डी बोलते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। इनोमिनेट हड्डी के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। इसको इस्चियम, प्यूबिस और इलियम से मिलके बनी होती है। इनोमिनेट अस्थि के कितने भाग, वैसे तो पेल्विक की जो पूरा है वो कितने का बना होता है, 4, लेकिन जो इनोमिनेट अस्थि है उसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है इलियम, एक होता है इस्चियम, एक होता है इस्चियम और तीसरा होता है प्यूबिस। तीसरा क्या होता है, प्यूबिस। इस प्रकार से इनोमिनेट अस्थि के कितने भाग होते हैं, इनोमिनेट अस्थि के 3 भाग होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये 3 भाग होते हैं। यौवन से पहले ये कूल्हे की हड्डी इन तीनों भागों में ही बटी हुई होती है, तीनों भाग अस्थियों में बने हुए होते हैं। कूल्हे की हड्डी में एक एसिटाबुलम नाम की एक गुहा भी पाई जाती है, एक एसिटाबुलम नाम की गुहा भी पाई जाती है। तो याद रखना, कूल्हे की हड्डी क्या होती है, एक बड़ी सपाट हड्डी होती है जो संकुचित होती है बीच में से और पूरी तरह ऊपर से नीचे तक फैली होती है। तो इनोमिनेट को हम क्या बोलते हैं, इनोमिनेट मतलब होता है कूल्हे की हड्डी। अब अगर इंग्लिश में भी आ गया तो भी आप लोगों को कर देना है कि इनोमिनेट हड्डी को क्या, अस्थि के कितने भाग होते हैं, इनोमिनेट अस्थि के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, इनोमिनेट अस्थि के 3 भाग होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इनोमिनेट हड्डी क्या होती है, कूल्हे की हड्डी को इनोमिनेट हड्डी बोलते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप महिला सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं, आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर रही है फिर भी आपसे नहीं बन रहे हैं, तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच ज्वाइन कर लीजिए। बहुत शानदार तैयारी हम वहाँ पर करा रहे हैं, डेली टारगेट बनाकर, डेली टॉपिक देकर सारा टॉपिक कवर करवाया जा रहा है। इसके अलावा रोज़ टेस्ट होते हैं, रोज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे कि गर्भवती महिला है, फरवरी के फर्स्ट वीक में ये सारे जितने भी गर्भवती महिला के मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं, उन मैक्सिमम क्वेश्चन के 1000 से ज़्यादा MCQ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे हर टाइप के। उसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हमारे इस बैच में आपको 2 टेलीग्राम और 1 व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है। ये पूरी तैयारी इसी के माध्यम से होती है। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है आपको, एप्लीकेशन पे अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला है। आपको 2 टेलीग्राम और 1 व्हाट्सएप के माध्यम से ही तैयारी होगी इसकी, ठीक है। और 1 टेलीग्राम जो होता है वो टेस्ट का होता है, जहाँ पूरे टाइम टेस्ट ही टेस्ट होते हैं, और व्हाट्सएप होता है उस पर हम प्रैक्टिस कराते हैं, टेस्ट के पहले प्रैक्टिस कराई जाती है। आज से हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है, हमारा सेक्शन 2 चल रहा है, स्वास्थ्य योजना अधिनियम वगैरह ये सारे करा रहे हैं। आपको सारे अधिनियम बहुत इजी लैंग्वेज में, सारे अधिनियम के वस्तुनिष्ठ बहुत इजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे, आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। सारे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, सारी फाइल्स आपको मिल जाएंगी, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात की जाए कि प्रैक्टिस की, तो रोज़ आपको हज़ारों की संख्या में प्रैक्टिस करने को मिलेगा।
ट्रिक्स मिलेंगी। कठिन से कठिन टॉपिक अगर है तो उसकी आपको ट्रिक करवाई जाएगी। कठिन से कठिन टॉपिक को ट्रिक द्वारा याद कराया जाएगा, चाहे ICMR हो, चाहे स्वास्थ्य योजनाओं की डेट हो, चाहे महिला योजनाओं की डेट हो, चाहे जनजाति योजनाओं की डेट हो, चाहे अधिनियम हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे कुपोषण हो, चाहे प्रबंधन हो, चाहे बाल विकास हो। बाल विकास के हम आपको 500 MCQ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के दे देंगे। 500 से ज़्यादा आपके स्वास्थ्य संस्थान और एड्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। बीमारियों के करीब हम 500 MCQ दे देंगे। ये प्रैक्टिस पूरा हम कराएंगे। अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है या आप 100% तैयार हो चुके हैं तो भी हमारा ग्रुप आपके लिए बेस्ट है। हम आपको बहुत ही शानदार मटेरियल उपलब्ध कराएंगे, जहां से एग्ज़ाम में 100% प्रश्न आना है, जहां से एग्ज़ाम में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप हमारा ये पूरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा सुपरवाइज़र का बैच लेना चाहते हैं, तो आपको मुझे व्हाट्सअप करना है 6260190944 पर। आपको मुझे बताना है कि मैम हमें आपका वो 40 दिन वाला बैच लेना है, हम जीतेंगे बैच। आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। डेली आपको प्रैक्टिस करने में ही ऐसे नए नए क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने कहीं नहीं पढ़े हैं, और हर क्वेश्चन के डीपली MCQ हम कराते हैं, हर क्वेश्चन की डीपली हम प्रैक्टिस कराते हैं। जिस तरह जो अभी मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, ये इसको इस तरह के क्वेश्चन के ही पूरा गर्भवती महिला ऊपर से लेके नीचे तक पूरा का पूरा गर्भवती महिला के, जहाँ से आपके कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन सही होंगे। 1000 MCQ कर लेना, आपके वो 10-12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आपको पंचवर्षीय योजना के 91 क्वेश्चन दूंगी, आप बस यही कर लेना, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ऐसे ही प्रसव से संबंधित मैं 500 से 600 MCQ दूंगी, बस यही कर लेना, कुछ नहीं जाएगा। चाहे प्रबंधन हो, चाहे पंचवर्षीय योजनाओं में। आपको ये जानकारी दे रही थी कि अब जो हम आज से जो हम क्या करने वाले हैं हमारे सुपरवाइजर बैच में, जो हमारे दूसरे टॉपिक हैं, जैसे योजना है, योजना के साथ हम एक एक प्रबंधन का टॉपिक भी देंगे, ताकि आपका जो प्रबंधन है वो 6-7 दिन में कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे लोगों को प्रबंधन की समस्या आ रही, तो जो लोग भी फुर्ती में अपने सारे टॉपिक निपटाना चाहते हैं, बिल्कुल तैयारी नहीं है, 1 महीने में अपनी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, या जिनकी पूरी तैयारी हो गई है बस वो रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए। उसकी जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगी। 799 का बैच है। अगर कुछ समस्या है तो आप मुझे समस्या बता सकते हैं, तो जो भी हमारे यहाँ से 10-15% का डिस्काउंट होता है वो हम आपको करवा देंगे जब आप अपनी समस्या बताएंगे। जैसे ही आपका पेमेंट हमारे पास आएगा, हम आपको हमारे दोनों टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर लेंगे। तीनों ही पेड हैं, तीनों ही प्राइवेट हैं, हर कोई इनमें नहीं जुड़ सकता है। तो आप अगर इनमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप 100% ये एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैक्रम का निर्माण कितनी कशेरुकाओं से मिलकर होता है? ये सैक्रम क्या होता है? आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सैक्रम क्या होता है, और ये सैक्रम जो कोशिकाएं होती हैं वो किन से मिलकर बनी होती हैं, कितनी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो मानव की जो सैक्रम होता है, जो मानव का कशेरुक दंड होता है, सैक्रम को हम क्या बोलते हैं? कशेरुक दंड बोलते हैं। उस कशेरुक दंड का हिस्सा होता है सैक्रम। ये 5 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। कशेरुक दंड का जो कशेरुक पूरा जो दंड होता है, जो अलग अलग कोशिकाओं से 26 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है, उसमें जो सैक्रम वाला भाग होता है वो कितने से मिलकर बना होता है? तो कशेरुक दंड का जो एक पार्ट कहलाता है सैक्रम, जिसमें से L1 L2 भी होता है ना, जिनको हम कॉर्डल भी होता है, वक्षीय हिस्सा भी होता है, उसमें जो सैक्रम होता है वो किससे मिलकर बना होता है? वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? तो वो 5 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आपसे पूछें, ये तो हो गया, चलो सैक्रम की बात हो गई। आपसे पूछें कि पूरा जो कशेरुक दंड है, पूरा जो कशेरुक दंड है ऊपर से नीचे तक का, वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? उसमें जो कशेरुकाओं की संख्या होती है वो टोटल 33 होती है। देखो टोटल कितनी होती है? 33 होती है, जिसमें कि वक्ष, ग्रीवा, त्रिकाष्ठी, कॉक्सिकट और काठ, जिसमें से एक सैक्रम होता है वो मिलके बना हुआ होता है। त्रिकाष्ठी को ही हम सैक्रम बोलते हैं, और ये रीढ़ की कूल्हे की हड्डियों को जोड़ने में मदद करती है। आपने एक सूत्र भी पढ़ा होगा, इसके सूत्र भी होते हैं कि जैसे कि इसको थैरोसिक भी बोलते हैं, जिसको T1 T से 12 तक होता है। सर्वाइकल होता है, जो सर्वाइकल गले का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, गले की जो सर्वाइकल नस जो जाती है सर, उसमें C1 से C7 तक होता है। मतलब सर्वाइकल की, यहाँ पे सैक्रम की जगह अगर आपसे पूछते सर्वाइकल की कोशिकाओं की संख्या कितनी है, तो सर्वाइकल की कितनी आती? 7 आती।
आपसे पूछते थोरेसिक, थोरेसिक मतलब जो T1 T2 जो कमर वाला जो हिस्सा होता है उसका अगर पूछते तो कितना आ जाता है, वो 12 हो जाती। थोरेसिक कितनी होती है, 12 होती है। लंबर पूछते, लंबर मतलब होता है जो आपकी अपने बड़ा होगा नीचे, पेट से नीचे कमर होती है। L1 में समस्या आ गई, L2 में समस्या आ गई, तो जो लंबर होती है उनकी संख्या भी 5 होती है। और जो सैक्रल होता है इसको हम सैक्रल भी बोलते हैं। कितना सैक्रल बोलते हैं, ये S1 से सबसे नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो सैक्रल होता है, और ये इनकी संख्या 5 तक होती है। तो सैक्रल की संख्या कितनी होती है, 5 तक होती है, याद रखिएगा। टोटल कितने होते हैं ये, टोटल होते हैं ये 33, और इसमें सैक्रल कितने होते हैं, 5 होते हैं। थोरेसिक कितने होते हैं, 12 होते हैं। थोरेसिक कितने होते हैं, 12 होते हैं। L1 L2 कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं। तो इस प्रकार से सैक्रम का निर्माण कितनी कशेरुकाओं से मिलकर होता है, सैक्रम का निर्माण 5 कशेरुकाओं से मिलकर होता है। अगला है कॉक्सिक, कॉकिक्स का निर्माण। अभी मैंने आपको बताया था कॉकिक्स का निर्माण, जैसे कि सर्विक्स होता है, गले की जो हड्डियां होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, वो गले की जो होती हैं वो 12 होती हैं। गले की जो होती हैं सर्वाइकल 7 होती हैं। सर्वाइकल कितनी होती हैं, 7 होती हैं। बात की जाए अगर हम कॉकिक्स की, तो जो कॉकिक्स होते हैं वो कितने हो, तो कॉकिक्स वो श्रोणि तल से नीचे की ओर जुड़े हुए होते हैं, और इनकी संख्या होती है 5। इनकी संख्या कितनी होती है, 5। जो कॉकिक्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 4। इन कॉकिक्स में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, कॉकिक्स में 4 हड्डियां होती हैं। कॉकिक्स की कितनी हड्डियां होती हैं, 4 हड्डियां होती हैं। और सैक्रम की कितनी होती हैं, 5 होती हैं। कॉकिक्स की कितनी होती हैं, 4 होती हैं, और सैक्रम की कितनी होती हैं, 5। कॉकिक्स की 4 और सैक्रम की कितनी हो जाती हैं, 5 हो जाती हैं। तो याद रखिएगा। कशेरुक दंड का सूत्र, इस कशेरुक दंड का एक सूत्र भी होता है। सूत्र क्या होता है, सूत्र देखो, C7 T12 L5 S5 C3, इस प्रकार से ये होती है ना। अलग अलग तरह की होती है। कहीं पे कॉकिक्स क्या होता है, 3 होते हैं, और कहीं पर ये 4 होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको बांटते हैं। तो यही गले की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, सर्वाइकल की कितनी होती हैं, 7 होती हैं। इसके अलावा जो थोसॉरस होता है उसकी संख्या 12 होती है, जिसको गर्दन की कोशिकाएं बोलती हैं। ये एल जो गर्दन की कोशिकाएं होती है। इसके अलावा जो काठ कशोरिकाएं होती हैं, कॉकिक्स जो होता है, उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या होती है 5। उनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और जो वक्षीय कशेरुकाएं होती हैं उनकी संख्या 12 होती है। जो वक्ष में होती हैं वो कितनी कहलाती हैं, 12 कहलाती हैं। इस प्रकार से टोटल ये कितने का बना होता है, टोटल ये 33 का बना हुआ होता है। सर्वाइकल की 7 होती हैं। थोरेसिक जिसको हम T12 T1 से T12 बोलते हैं, थोरेसिक की 12 होती हैं। लंबर की कितनी होती हैं, लंबर की 5 होती हैं। लंबर की कितनी होती है, 5 होती हैं। सैक्रल की कितनी होती हैं, 5 होती हैं। और कॉकिक्स की कितनी होती है, कॉकिक्स की 3 से 4 होती हैं। कॉकिक्स की कितनी होती हैं, 3 से 4 होती हैं। इस पर कशेरुक दंड का सूत्र भी छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछा गया है। परिपक्व प्लेसेंटा में नाभि नाल की लंबाई कितनी होती है, परिपक्व प्लेसेंटा में नाभि नाल की लंबाई कितनी होती है। देखो, नाभि नाल की जो औसतन लंबाई होती है वो 45 से 50 सेंटीमीटर होती है। नाभि नाल की जो औसतन लंबाई होती है, नाभि नाल को हम अम्बिलिकल कॉर्ड भी बोलते हैं। यही वो है जो बच्चे और प्लेसेंटा को आपस में जो जोड़ती है, यही नाभि नाल ही बोलती है। और 50 से 60 भी इसको हम बोल सकते हैं जब परिपक्व हो जाता है। औसतन इसको हम 45 से 50 बोल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए परिपक्व है तो परिपक्व में ये 55 से 60 होता है। परिपक्व में कितनी होती है, 55 से 60 या 50 से 60 बोल सकते हैं। गर्भ नाल एक ट्यूब जैसी नली होती है जो भ्रूण को माता से जोड़ती है। धमनियाँ जो होती हैं शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाती हैं, और जो नसें क्या होती हैं वो अशुद्ध रक्त को हृदय से ले जाती हैं। रक्त क्या होता है, रक्त मानव शरीर में रक्त जो होता है कुल 7% होता है शरीर का, और रक्त का पीएच कितना होता है, 70% होता है। रक्त का पीएच होता है 7.4 होता है। और ये कैसी प्रकृति का होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। नाभि नाल की लंबाई परिपक्व अवस्था में कितनी हो जाएगी, 50 से 60 या 55 से 60, और औसतन कितनी हो जाती है, 45 से 60 हो जाती है। ठीक है, अब आपको मुझे ये बताना है, क्वेश्चन में आज का क्वेश्चन है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा कहलाता है।
रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? सारे लोग जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। सारे लोग इसका आंसर दीजिएगा कि रक्त का कितना भाग प्लाज्मा कहलाता है। सारे लोग इसका आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण का आरोपण कौन सी अवस्था में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भ्रूण का जब आरोपण होने वाला होता है, वो लगभग 64 कोशिकाओं वाला एक समूह बन जाता है। 64 कोशिकाओं वाले समूह को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो यही इसमें 64 कोशिकाएं होती हैं। इसी अवस्था में भ्रूण का जो आरोपण होता है वो अंदर गर्भावस्था में हो जाता है। निषेचन क्या होता है? एक परिपक्व डिंब के साथ होता है जब वो पुरुष शुक्राणु के साथ संलयित होता है। और ये कहाँ पर होता है? गर्भाशय ट्यूब जो होती है, गर्भाशय ट्यूब जो होती है उसका जो एम्पुला वाला भाग होता है, वह फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला वाला भाग होता है उसमें निषेचन होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि जो फेलोपियन नलिका होती है उसके किस भाग में निषेचन होता है? तो एम्पुला में होता है। और ब्लास्टोसिस्ट कितनी कोशिकाओं वाला समूह होता है? 64 कोशिकाओं वाला समूह होता है। ब्लास्टोसिस्ट का मां के गर्भाशय की दीवार से जुड़ाव की प्रक्रिया को आरोपण कहते हैं। जब ब्लास्टोसिस्ट किससे जुड़ता है? मां के गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है। मां के गर्भाशय की दीवार से जब ब्लास्टोसिस्ट जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आरोपण कहते हैं। और ये निषेचन के 7 दिन बाद होता है। कब होता है? निषेचन के 7 दिन बाद होता है। आरोपण कितने दिन बाद होता है? निषेचन के 7 दिन बाद। ये भी क्वेश्चन आता है कि भ्रूण का आरोपण निषेचन के कितने दिन बाद होता है? तो 7 दिन बाद होता है। भ्रूण का आरोपण कौन सी अवस्था में होता है? ब्लास्टोसिस्ट में होता है। ब्लास्टोसिस्ट में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 64 कोशिकाएं होती हैं। ब्लास्टोसिस्ट का मां के गर्भाशय की जुड़ाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आरोपण। आरोपण कितने दिनों में होता है? 7 दिन में होता है। निषेचन के परिणाम एक युग्मनज और एक निषेचित अंडे का उत्पादन होता है जो प्रसव पूर्व विकास की शुरुआत करता है। ये तो हो गया आरोपण। एक होता है अंतःरोपण। अंतःरोपण जो होता है वो 6वें दिन हो जाता है। अंतःरोपण कब हो जाता है? 6वें दिन, जो नियमित मासिक धर्म चक्र के 20वें दिन से मेल खाता है। चौथे और 5वें दिन तक क्या होता है? केवल एक मॉरूला होती है। मॉरूला 64 कोशिकाओं का समूह होती है। मॉरूला कितनी कोशिकाओं का समूह होती है? 64 का। और ब्लास्टोसिस्ट कितनी कोशिकाओं का समूह होती है? 64 कोशिकाओं का समूह होती है। भ्रूण क्या होता है? एक अजन्मा गर्भ जो होता है लगभग 2 से 8 सप्ताह तक रहता है। भ्रूण कितने सप्ताह से कितने सप्ताह तक का कहलाता है? 2 से 8 सप्ताह तक का जो रहता है वो भ्रूण कहलाता है। एक भ्रूण का आकार 8 सप्ताह तक लगभग 4 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 4 मिलीमीटर होता है। गर्भ का आकार कितना होता है? 3 से 8 इंच के बीच होता है। गर्भ का आकार कितना होता है? 3 से 8 इंच के बीच गर्भ का आकार होता है। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। प्राथमिक कोरियोनिक विलाई का निर्माण निषेचन के लगभग कितने दिन से होता है? 10वें, 14वें, 12वें या 16वें? इसका आंसर होगा 12वें। प्राथमिक कोरियोनिक। आपसे पूछे कि कोरियोनिक विलाई क्या होता है, तो ये भ्रूण के विकास जब होता है तो कोरियोन, भ्रूण की जो बाहरी जो त्वचा होती है उसके बाहरी भाग से निकलने वाले एक सूक्ष्म उभार होते हैं। ये क्या करते हैं? गर्भाशय की आंतरिक झिल्ली यानी एंडोमेट्रियम में प्रवेश करते हैं। कोरियोनिक कहाँ प्रवेश करते हैं? तो गर्भाशय की जो अंदर वाली झिल्ली होती है उसमें। गर्भाशय जो होता है 3 भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है जो बाहर का होता है एक्सोमेट्रियम होता है, बीच वाला जो होता है मायोमेट्रियम होता है, और अंदर वाला एंडोमेट्रियम होता है। ठीक है, इस प्रकार से 3 भागों में बटा हुआ होता है। जो पहला जो कोरियोनिक विलाई का निर्माण जब होता है वो कहाँ से होता है? कोरियन जो उभार हुए होते हैं, सूक्ष्म तरह से उभार होते हैं, जो गर्भाशय की आंतरिक झिल्ली में जाते हैं, एंडोमेट्रियम में जाते हैं, वो निषेचन के कितने दिन बाद होता है? तो वो निषेचन के कितने? 12वें सप्ताह बाद होता है। और ये कोरियोनिक विली का जो निर्माण होता है भ्रूण के विकास के दौरान ही होता है। कोरियन मां के मेसोडर्म ऊतक और भ्रूण से प्राप्त ट्रोपोप्लास्ट कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब आपसे पूछें कि ये जो कोरियन होते हैं ये किन से मिलकर बने होते हैं? आपसे पूछें कोरियन किन से मिलकर बने होते हैं? तो कोरियन जो होते हैं माँ के जो मेसोडर्म होते हैं, ऊतक होते हैं,
जो मध्यवर्ती ऊतक होते हैं उनसे, और ट्रोपोप्लास्ट कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ट्रोपोप्लास्ट कोशिकाएं जो अभी अंदर गई थी, अपन ने ऊपर आरोपण पढ़ा था, वहाँ वो जो ट्रोपोप्लास्ट कोशिकाएं होती हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, और माँ के मेसोडर्म ऊतक से मिलकर बने होते हैं। कोरियोनिक विली कोरियोन से मिलकर एंडोमेट्रियम में प्रवेश करती है। कोरियोनिक विली उंगली के आकार की होती है और इसमें रक्त के प्रवाह के लिए कोशिकाएं भी होती हैं। ये कोरियोनिक विली भ्रूण को मां से पोषण पहुंचाने में भी मदद करती है। गर्भावस्था के दौरान माता और भ्रूण के बीच एक सीमा का भी निर्धारण करती है। इसको प्लासेंटा का पूर्व रूप भी इसको हम बोलते हैं। इसको जो कोरियोनिक विली को छोटी उंगली के आधार के वृद्धि के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो प्लेसेंटा में स्थित होता है। तो ये जो कोरियोनिक विली है ये कहाँ पे स्थित होती है? प्लेसेंटा में स्थित होती है। आपसे पूछ सकते हैं कोरियोनिक विली का स्थल कौन सा है, तो क्या है ये? प्लेसेंटा में होता है। प्लेसेंटा का निर्माण माता और भ्रूण की परतों के बीच अंतरही संबंध से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कोरियोनिक विली क्या होती है? कोरियोनिक विली किससे बनती है? तो भ्रूण के विकास के दौरान कोरियोन से निकले सूक्ष्म उभार जो होते हैं वो कोरियोनिक विली कहलाते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? गर्भाशय की आंतरिक झिल्ली यानी एंडोमेट्रियम में प्रवेश करती है और ये भ्रूण को मां से पोषण पहुंचाने में मदद करती है। कोरियोनिक विली का निर्माण भ्रूण के विकास के दौरान होता है, ठीक है। और ये किससे मिलकर बनी होती है? मेसोडर्म और ट्रोपोप्लास्ट कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। पहले का हमने पढ़ लिया। पहली कोरियोनिक विली का निर्माण कब होता है? 12वें सप्ताह में होता है। पहले कोरियोनिक विली का निर्माण कब होता है? 12वें सप्ताह में। और दूसरी कोरियोनिक विली का निर्माण कब होता है? 16वें सप्ताह में होता है। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। फ्रेंड ये देखो, हमारे हम जीतेंगे बैच का 40 दिन का टारगेट 185 प्लस टारगेट के लिए ये बनाया गया है। बहुत ही शानदार ये टॉपिक है और बहुत ही शानदार ये वीडियो है। ये पूरा कोर्स है, बहुत शानदार है। 100% सिलेक्शन स्ट्रेटजी का है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाओ। ट्रिक द्वारा छोटे से छोटा टॉपिक याद करो। सारे टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। रोज़ जो टारगेट दिया जाता है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हम वहाँ पे रोज़ टारगेट देकर तैयारी करा रहे हैं, रोज़ ट्रिक देकर छोटे से छोटे टॉपिक को याद करवा रहे हैं। और इस तरह से जो टॉपिक होते हैं, गर्भवती महिला हो, पोषण हो, ICMR हो, इसका एक मैराथन बना के आपको MCQ का वंश दे देंगे। चाहो तो आप उसका प्रिंट निकाल कर खुद घर में बैठकर भी तैयारी कर सकते हो। तो एक ही जगह पर आपको ये सारी चीज़ मिल रही है। टेस्ट भी मिल रहा है, रोज़ ट्रिक भी मिल रही है, वीडियो भी, प्रैक्टिस MCQ भी, थ्योरी भी और मैराथन भी। ये सारी चीज़ आपको एक जगह पे मिल रही है। प्रबंधन के करीब 1500 से 2000 MCQ आपको मिलेंगे। पोषण के करीब 1500 MCQ मिलेंगे। सारी की थ्योरी मिलेगी। जितने भी अधिनियम है, इसके जो अधिनियम दिए हैं नए और जो नहीं दिए हैं, जैसे कि मातृत्व लाभ अधिनियम, MTP एक्ट हुआ, अलग अलग जो आयोग हैं, खाद्य संरक्षण, महिला आयोग, बाल आयोग, ये सारा कुछ आपको कवर करवाया जाएगा। वो भी कुल 30 दिनों में। अब जितने से दिन बचे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। अगर आप बिल्कुल भी शून्य पे हो तो आप ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपने बहुत सारी तैयारी कर ली है तो भी आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप करके आपको बोलना है कि मैम हमें हम जीतेंगे बैच लेना है। हम पेमेंट नंबर देंगे, पेमेंट आएगा हमारे पास, हम आपको ऐड कर लेंगे। देखो, आपसे पूछ रहे हैं कि गर्भावस्था का जानबूझकर अगर गर्भपात कराया जाता है तो वो कौन सा गर्भपात कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा अभिप्रेरित गर्भपात। जब कोई भी गर्भपात प्रेरित होकर जानकर किया जाता है तो वो कौन सा गर्भपात कहलाता है? वो कहलाता है अभिप्रेरित गर्भपात। कौन सा कहलाता है? अभिप्रेरित गर्भपात कहलाता है। ये मतलब 20वें सप्ताह से पहले ही ये हो जाता है। किसी कारण से पता चलता है कि महिला की स्थिति खराब है या बच्चे की स्थिति खराब है, तो उसको हम बोलते हैं अभिप्रेरित गर्भपात। मतलब जानबूझ के कराया गया गर्भपात क्या कहलाता है? अभिप्रेरित। याद रखना, प्रेरित करके, खुद से करके प्रेरित कराना क्या कहलाता है? अभिप्रेरित कहलाता है। लीन गर्भपात क्या कहलाता है? जिसमें भ्रूण विकसित नहीं होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। भ्रूण या तो विकसित नहीं होता है या क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको हम लीन गर्भपात कहते हैं। और इसमें भ्रूण और प्लेसेंटा के ऊतक जो होते हैं गर्भाशय में बने होते हैं। इसे विफल या मूक गर्भपात भी बोलते हैं। लीन गर्भपात को और क्या बोलते हैं? या तो विफल बोलते हैं या मूक गर्भपात भी बोलते हैं लीन गर्भपात को, ठीक है।
लीन गर्भपात में गर्भावस्था समाप्त हो जाती है, लेकिन भ्रूण जो होता है शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए हम इसको विफल या मूक गर्भपात भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, गर्भावस्था का जानबूझकर जो करते हैं वो कौन सा कहलाता है? अभिप्रेरित कराता है। गर्भ में ही मृत्यु होना या विकसित होना लीन कहलाता है ना। इसके अलावा इसको मिसकैरेज भी बोला जाता है। एक होता है संभावित गर्भपात। इसमें क्या होता है कि ग्रीवा जो होती है बंद हो जाती है, धब्बे और गर्भाशय में ऐंठन होती है, इसके कारण ऐसा लगता है कि अब गर्भपात हो गया हो। शुरू के ही हफ्तों में ये ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। और एक होता है अपरिपक्व गर्भपात। अपरिपक्व गर्भपात क्या होता है? 20 सप्ताह और 36 सप्ताह के बीच एक जीवित भ्रूण जो होता है बाहर आ जाता है, उसको हम अपरिपक्व गर्भपात बोलते हैं। मतलब 20 से 36 में भ्रूण जो होता है वो अचानक से बाहर आ जाता है और जीवित भ्रूण होता है बाहर आ जाता है, उसको हम अपरिपक्व बोलते हैं। और प्रेरित क्या होता है? जानबूझकर करना। एक स्वतः होता है। तो गर्भवती स्त्री के शुरू जब पहली बार कोई माता गर्भवती हो जाती है तो अचानक से 20 सप्ताह से पहले गर्भ भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, या जो गर्भ उत्पाद होता है, गर्भावस्था होता है, उसका नुकसान हो जाता है, तो वो जो गर्भपात होता है वो स्वतः गर्भपात कहलाता है। मेनली ये होता है ना, अभिप्रेरित और लीन गर्भपात का ज़्यादा पूछते हैं। लीन में बच्चे की मृत्यु हो जाती है और अभिप्रेरित में क्या होता है कि वो खुद से जानबूझकर किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके आगे का जो क्वेश्चन है, ये जो हमारे आगे की गर्भवती महिला की ये क्वेश्चन है, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे करीब अगर आप 1000 से 1500 MCQ लगाना चाहते हैं, इसी तरह के हर टॉपिक के MCQ लगाना चाहते हैं, तो बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। बैच में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। सारे ये जो ट्रिक द्वारा भी याद हो जाएगी। ट्रिक छोटे छोटे टॉपिक बिना ट्रिक के याद नहीं होते हैं, तो वहाँ पर ये ट्रिक द्वारा भी याद हो जाएंगे। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।